ओके, इसी तरह हमने एक दूसरा ऑपरेटर पढ़ा था, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या था? सारे एलिमेंट्स है। हाँ, अब जैसे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें अगर हम यूनियन कैलकुलेट करते हैं तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। जी, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी दोनों के तमाम एलिमेंट्स हमने ले लिए। अच्छा, अगर कोई एलिमेंट कॉमन होता, ए में भी होता और बी में भी होता, तो हम उसको दो मरतबा लिखेंगे या एक ही दफा लिखेंगे? एक ही दफा लिखेंगे। हाँ, सेट जो है ना, सेट की डेफिनेशन ही यही है कि इसके अंदर कोई रिपीटिशन हो ही नहीं सकती। अगर आपने सेट के किसी भी एक एलिमेंट को कभी भी रिपीट कर दिया तो वो चीज सेट नहीं रहेगी। सेट का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इसके अंदर कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। इसी तरह एक तीसरी चीज हमने पढ़ी थी, कॉम्प्लीमेंट, जो आप यहाँ पे एक ये छोटा सा साइन लगा हुआ देख रहे हैं ना, जी, ये क्या, इसका क्या मतलब है? एक्सक्लूड कर देना। हाँ बिल्कुल। तो जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम ए को, ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जी, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ जिसमें इंटीजर्स हैं 1 2 3 से लेकर फॉर एग्जांपल 10 तक। अब जब हम यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो 1 2 3 इसमें से रिमूव हो गया। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 4 5 4 5 6 और 6 कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। 10। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब था। फिर इसी तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वेन डायग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी थी और बाकी चीजें की थी। अच्छा, अब ये जो आया था ना 540, राइट 540 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये चीज एरिथमेटिक से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एरिथमेटिक से। एरिथमेटिक में अरिथमेटिक। हमें क्या करना होता है? हमें नंबर्स किससे रिलेटेड सारी वर्किंग करनी होती है। तो एरिथमेटिक में किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना आना चाहिए, और ये काम बेसिकली इसलिए करवाया जाता है कि फिर इसमें एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो वो जब सर, होगा तो मैं हाई, आपको तो बताऊंगा। HCF का होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाई, सर। जी, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो अच्छा, इससे रिलेटेड ना मेरी एक क्लास रिकॉर्डेड है जो अभी एक दो दिन पहले ही हुई है। मैंने एक नया कोर्स शुरू करवाया मैथ्स का, तो वो मैं क्लास आपको दे जी, दूंगा, आप एरिथमेटिक से रिलेटेड वो क्लास देख लीजिएगा। हो गया सर। अच्छा, इसी तरह से अब हमें जो कंटिन्यू करना था वो इसका लास्ट पार्ट था। वो ये था कि p इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। ठीक है, दो बातें यहाँ पे अहम हैं। एक ये कि ये स्मॉलेस्ट है और दूसरा ये कि ये इंटीजर है। इंटीजर किसके कहते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर क्या होता है? क्या होता है सर? जी, इंटीजर किसे कहा जाता है? इंटीजर की डेफिनेशन ये है कि इंटीजर होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी ये डेसिमल की फॉर्म में नहीं होते, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, जी, होल नंबर होंगे। अगरचे होल नंबर को भी हम फ्रैक्शन और डेसिमल बना सकते हैं, लेकिन डेसिमल बनाएंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ जीरोस आएंगे और कुछ नहीं आएगा। अगर इनको फ्रैक्शन बनाएंगे तो इनका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये चीज जो है ना इंटीजर कहलाती है। ठीक है, बाकी इंटीजर्स यानी होल नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल सब हो सकते हैं। जैसे अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स लिखूं तो उसको हम z की तरह के एक सिंबल से शो करते हैं, और इसके अंदर मिसाल के तौर पर -3 -2 -1 0 1 2 3, और दूसरी साइड पे भी ये सेट ना इसी तरह अप टू इंफिनिटी कंटिन्यू होता है। तो इसके अंदर सारे पॉजिटिव होल नंबर्स, सारे नेगेटिव होल नंबर्स, और जीरो का जो नंबर है न्यूट्रल कहलाता है, ये इंक्लूडेड होता है। अच्छा, अब आपको करना क्या है कि 540p को, आपने p को ऐसे सेलेक्ट करना है कि 540p बिकम्स अ स्क्वायर नंबर।
ठीक है, अब बताइए स्क्वायर नंबर क्या होता है? सर क्या कहते हैं, जो कि इसका रूट होगा। ठीक है, स्क्वायर नंबर की कोई एग्जांपल बताएं, कोई एक एग्जांपल बताएं। 4। वेरी गुड। 4 स्क्वायर नंबर क्यों है? एक रीजन ये हो सकती है ओके बिकॉज ये 2 का जी। स्क्वायर है। एक रीजन ये हो सकती है कि अगर हम 4 पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास तो 2 आएगा। आंसर में एक होल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है। अच्छा, फर्ज करें मैं कहता हूँ 7, तो क्या 7 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है? नहीं। क्योंकि पहली बात यह है कि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम 7 का स्क्वायर रूट करते हैं तो कोई इंटीजर आंसर में नहीं आएगा, डेसिमल में इसका आंसर आएगा। यानी इसका आंसर जो है ना 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो अब हमें 540p को ना एक स्क्वायर नंबर बनाना है और उसमें हम p की जगह पर फैक्टर्स या नंबर्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम 540 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। और इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें वो एलसीएम वाले मेथड से ना इसको डिवाइड करना होगा जब तक के 1 ना आ जाए। तो मैं लीस्ट नंबर से डिवाइड करता हूँ जिससे डिवाइड हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। फिर उसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से डिवाइड होगा 5 और लास्ट में ये 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखें आपके पास है 540 इज इक्वल टू, इसके क्या फैक्टर्स बने? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और लास्ट में 5। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा कंडेंस करके लिखूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 को, स्क्वायर हाँ वेरी गुड, और 3 को क्या लिख सकते हैं? 3, तो स्क्वायर की जगह क्यूब। क्यूब, और और 5। 5 सिंपल 5 raised to 1 होगा। ठीक है। अब ये बताएं कि अगर हम 540 पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो क्या ये फैक्टर्स जो आप इसके देख रहे हैं, क्या ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है? जी। क्या ख्याल है आपका, स्क्वायर नंबर है? 540 था। हम्म। जी। नहीं, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे नहीं है मैं भी आपको बताता हूँ। कैसे? जी। 540 के फैक्टर्स मैंने लिख दिए। 540 हाँ। किसी इंटीजर या नंबर या फैक्टर्स p से मल्टीप्लाई हो सकता है और p की सिलेक्शन आपको खुद करनी है। तो अब आप 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स को देखें और बताएं कि आप इनको किस से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। सबसे पहले आप 2 को देखें, 2 की पावर क्या है? स्क्वायर। 2 की पावर 2 है जी। तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो 2 ऐसा फैक्टर है जो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहा होगा, इसलिए हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। 3 की जी। पावर क्या है? 3 तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कैंसिल नहीं करेगा। होगा। अब हम चाहेंगे कि लीस्ट वैल्यू सेलेक्ट करें ऐसी कि इसकी जो पावर है ना वो इवन नंबर बन जाए, क्योंकि इवन नंबर्स तो 2 से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। सर 4। नहीं, देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि 3 क्यूब लिखा हुआ है, इसको मैं जी। मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर से और आंसर 3 से नियरेस्ट इवन नंबर 4 है, तो 3 raised to 4 बन जाए। जी। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? सब अच्छा, ये बताएं कि 3 क्यूब का 1.5। क्या मतलब? जी 1.5। नहीं, 3 क्यूब का क्या मतलब है? 3 3 इंटू 3 इज इंटू 3। बीइंग, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 3 रिपीटेडली 3 टाइम्स। और 3 raised to 4 का क्या मतलब है? कि 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम। तो यहाँ हमें क्या चाहिए अब?
ये देखें 3 एक टाइम्स और 3। 3 चाहिए सर। हाँ, तो हम एक 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इंडाइसिस ये कहती है ना कि आपके पास सेम बेसिस हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप उनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड। ऐड कर सकते हैं। तो जो 3 आपने लिखा है इसकी पावर में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसकी पावर में 1 जी है। तो असल में ये 3 रेज टू 3 प्लस 1 यानी 3 रेज टू 4 बन जाएगा। जी। ओके, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक 3 लेंगे जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे 3 वाले फैक्टर का मसला हल हो जाएगा। अब उससे अगला फैक्टर क्या है, 5। तो 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ताकि क्या बन जाए, 5 स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप देखें, अब ये जो हमने किया ना वर्किंग, इसमें क्या होगा कि आपके पास 2 स्क्वायर, 3 रेज टू 4 एंड 5 स्क्वायर बन जाएगा। और जब हम इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर था वो सिंपल 2 बचेगा, 3 रेज टू 4 था क्या बचेगा, 2। 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर था क्या बचेगा, 5। 5। तो आपके पास 90 इसका आंसर आ जाएगा, और 90 एक इंटीजर वैल्यू है, होल नंबर है। इट मींस 540 मल्टीप्लाइड बाय p हैज बिकम अ स्क्वायर नंबर। और p यहाँ पे किसको शो कर रहा है, 3 × 5, यानी p का मतलब क्या हो जाएगा, 15। 15। तो ये है, ये क्या कह रहे थे कि फाइंड, ये कह रहे थे p इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, p भी एक इंटीजर होना चाहिए, और आप इसकी कोई बड़ी वैल्यू ना लें, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो कंसिडर करें। किस तरह, सच दैट 540p इज अ स्क्वायर नंबर। उसके बाद आप क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ 540p फाइंड करें, गिविंग योर आंसर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 540 का जो आंसर है इन प्राइम फैक्टर्स फॉर्म वो ये है। ये आंसर आपको इसी तरह लिखना होगा। सही। ओके, तो देखें ये हमने जो दूसरा टॉपिक डिस्कस किया ये अरिथमेटिक का था, पहली दफा किया आज, तो मैंने सबसे ज्यादा डिटेल में जाके आपको चीजें बताई हैं। नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो हम काफी जल्दी से इंशाल्लाह इसको कवर अप कर लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, तो इसके फॉर्मूले वगैरह याद है आपको। सर आई इक्वल्स टू क्या कहते हैं, रेट टाइम इनटू रेट इनटू परसेंटेज कुछ ओवर, नहीं नहीं, आई इक्वल्स टू परसेंटेज इनटू। जी आप सही बता रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का आप असल में फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, जी। सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी आर टी पी अपॉन आर टी 100, वेयर पी वन इज द हंड्रेड जी। प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें हम वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ओके, अब एक और इंटरेस्ट की टाइप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कम। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो इंटरेस्ट का नहीं होता, वो किसका होता है, अमाउंट का होता है। एंड अमाउंट हियर शोज सम ऑफ टू थिंग्स, प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट गेन्ड ऑन दिस प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों को ऐड करके अमाउंट बनता है। और अमाउंट आपके पास किस तरह आता है, आप इस तरह अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि 1+r/t रेज टू n। इसमें जो p है अगेन वो प्रिंसिपल अमाउंट है, r आपके पास सॉरी r/t नहीं होता, r/100 होता है। r आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और n आपके पास होता है नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, अब जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना फिर मैं आपको ये ज्यादा डिटेल में बता सकूंगा। अब आगे उससे रिलेटेड तो फिलहाल आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, अब इनको यूज कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं समी इन्वेस्ट $2000 इन एन अकाउंट पेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज ये नोट कर लें कि यहाँ पे इंटरेस्ट की टाइप कौन सी है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 1.8% पर ईयर। ठीक है, रेट है 1.8% और प्रॉफिट मिलेगा पर ईयर बेसिस पर। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट पेड टू समी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 3। 3 years। ठीक है, अच्छा अब इंटरेस्ट निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम वर्किंग करेंगे तो हम पहले अमाउंट निकाल सकेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर अब मैं वैल्यू पुट करूं तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था जो उसने इन्वेस्ट किया था, वो 2000 था। 2000। 1 प्लस किस रेट पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, 1.8 डिवाइडेड बाय 100। और अब ये बताएं कि नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ कंपाउंडिंग कितने होंगे, 3। 3 होंगे, क्योंकि एनुअली कंपाउंड होगा ना और 3 साल के लिए उसको निकालना है। तो अब यहां से आपके पास जी। आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर है क्या आपके पास, कल से कोशिश क्या करें इसमें कैलकुलेटर ढूंढना लेके। पड़ेगा? कोई बात, अभी आज तो मैं कर देता हूँ। तो पहले तो हमें 1 प्लस 0.00 नहीं, सॉरी 10, 18 को ऐड करना पड़ेगा, 1.01 आ गया। और इसको हमें रेस करवाना पड़ेगा थ्रू 3, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद आवर प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 2000, तो 2109.9। तो ये ऑलमोस्ट 2110 बन गया। ठीक है, तो जी। आप यहाँ पर लिख देंगे $2110 अप्रोक्सीमेटली। ये क्या चीज है, अमाउंट है। अमाउंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें दो चीजें एडेड होती हैं। क्या क्या ऐड होता है इसमें, प्रिंसिपल अमाउंट, और हाँ हाँ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अच्छा अब अगर हमें इसमें से इंटरेस्ट निकालना है तो हम इस अमाउंट में से अपने प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1110 सही। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास $110 का आंसर आ गया। तो 3 years में जो टोटल इंटरेस्ट उसको मिलेगा, इट वुड बी $110। ओके, आगे चलें। जी। अच्छा अब ये पार्ट बी में कह रहे हैं, थेरेसा टेक्स आउट अ लोन, शी रीपेज द लोन ओवर 1 year एट अ रेट ऑफ $54 पर मंथ। अच्छा अब थेरेसा ने जो लोन लिया था उसकी अमाउंट उन्होंने नहीं हमें बताई, ये बताया कि उसने जो लोन रीपे किया या पे बैक किया वो कितने अरसे में किया, 1 साल में, 1 ईयर में। और तो हर 54 को मंथ, सर हम हाँ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 12 से। तो जी। हमें ये पता चल जाएगा कि पे बैक उसने कितना किया। तो थर्ड फिर वो, जो आंसर आएगा उसका 8% निकाल लेंगे। हाँ अब वो कह रहे हैं कि द टोटल शी रीपेज इज 8% ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल लोन। जो ओरिजिनल लोन उसने दिया था ना, लिया था, उससे 8% ज्यादा उसने पे बैक किया। सो वर्क आउट द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल लोन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाउ मच लोन या अमाउंट इज पेड बैक। तो उसके लिए हम 54 को, जैसे आपने बताया, हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 4 ज़ा 48 और 12 5 ज़ा 60 प्लस 4, $648 ये अमाउंट उसने पे बैक की है। अच्छा अब हम सपोज करते हैं कि जो उसका ओरिजिनल लोन था, जो ओरिजिनली उसने लिया था, इट वाज एक्स। ठीक है, तो अब जो लोन उसने पे बैक किया, पेड बैक, वो क्या है, वो है 8%। 8% ग्रेटर। तो मैं इसको यूं जी। लिखूंगा कि इट इज 108% ऑफ एक्स, 108। 108% ऑफ एक्स। ये बात आपको क्लियर हुई, समझ में आई। जी। देखें, अगर हमें 8% ग्रेटर करना है ना,
तो हम 100% में वो अमाउंट ऐड करते हैं, और अगर हमें जी जी लेस करना हो तो 100% में से वो नंबर हम क्या कर देते हैं, माइनस। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी उसने लोन लिया था, और जब वो पे बैक करने आई तो जो लोन यानी जिसको रिटर्न करना था उसने उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो मिसाल के तौर पर उसने अगर 1,000 रुपए का लोन लिया था और जब पे बैक करने आई तो उसको 10% डिस्काउंट मिल गया, तो 100 रुपीज उसके सेव हो जाएंगे, और हम कहेंगे कि उसने जो पे बैक किया है इट इज 90% ऑफ द ओरिजिनल लोन एंड द 10% हैज बीन गिवन टू हर एज अ डिस्काउंट ऑन द लोन। तो वो 90 कैसे हुआ, 100 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ 108 क्यों हुआ, क्योंकि 8% उसने ज्यादा पे किया है, तो हमने 100 में उसको ऐड कर दिया। अच्छा, अब देखें पे बैक उसने किया 648 का अमाउंट, वो मैंने इसकी जगह लिखा 108% मैथमेटिकली मीन्स के 108 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x multiplied by x. So x can be found out here by moving the 100 and 108 on the other side. 100 will get multiplied with 648 and 108 will divide this number. So हम क्या करते हैं, 64800 को हम डिवाइड कर लेते हैं 108 से, सो वी गेट $600। इसका मतलब है ओरिजिनली उसने जो अमाउंट ली थी एज द लोन इट वाज $600। क्लियर? ठीक है, अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसका इंटरेस्ट या इन चीजों से ताल्लुक नहीं था, एक्चुअली इट वाज रिलेटेड टू द टॉपिक परसेंटेज ऑफ द सिलेबस। परसेंटेज जी। तो वो अगर हमें अब थोड़ा सा आइडिया हो गया तो आइंदा के क्वेश्चंस में हम इसको और आसानी से देख सकेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अलजेब्रा आ रहा है आपके लिए। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर कुछ चीजें आ रही हैं, बेसिक है वैसे, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं सॉल्व। ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये कमांड वर्ड है सॉल्व, इसका क्या मतलब होगा? हाँ, सिंप्लीफाई करना है। जी, इसका मतलब होगा, और आप नोट कर लें, एक दफा मैं पूरा लिख देता हूँ, आइंदा फिर आप सिर्फ रिकॉल कर लेंगे कि फाइंड द वैल्यू, और इन केस it is a quadratic equation then it will have more than one value of variable। ठीक है, तो वेरिएबल की या अननोन की जो भी वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड करनी है। सॉल्व का मतलब ये है। अब ये बताएं, और दूसरी बात, सॉल्व की स्टेटमेंट ना आपको हमेशा मिलेगी इन सम इक्वेशन। there will be some equation given in the question and then they will ask to solve this equation. And what do we mean by equation? Equation simply means there will be a symbol of equality and something will be equal to something। ये equation होती है। तो आप देखें यहाँ पे आपको equality नजर आ रही है। It means an equation is given, so the quantity या expression written on the left hand side is equated with the expression written on the right hand side, so an equation is given। और कमांड वर्ड ये है कि आपने सॉल्व करना है, तो मतलब आपको p की वैल्यूज चाहिए बस यहाँ पर। ओके, अब मैं आइंदा इसको शायद इतने डिटेल में एक्सप्लेन जी नहीं करूँ, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया, बस आप जल्दी से रिकॉल करेंगे। ओके, अब मैं 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर सही। देता हूँ। 4p माइनस 12 इट इज इक्वल टू 2p प्लस 7। 2p को हम दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं, तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे 7 लिखा हुआ था, पॉजिटिव था। 12 को इसके पास मूव कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वहां आकर ऐड हो जाएगा। 2p इज इक्वल टू 19 एंड p इज इक्वल टू 9.5 और इट इज इक्वल टू 9 होल 1/2। दोनों इसके आंसर सही हैं, आप जैसे भी लिखना चाहें। क्लियर हो गया? सही। ओके, जी अब पार्ट बी पर आते हैं। सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई होती हैं,
और दो इक्वेशंस इस वजह से होती हैं कि यहाँ पर अननोन भी एक नहीं होता, कितने होते हैं, दो वेरिएबल्स दो। होते हैं। और अगर कहीं पर तीन वेरिएबल इन्वॉल्व करेंगे तो फिर इक्वेशंस भी कितनी देंगे, तीन देंगे। तो जितने अननोन्स होंगे उतनी इक्वेशंस देनी पड़ेंगी उसे सॉल्व करवाने के लिए। यहाँ एक अननोन था, सिर्फ पी था, तो एक इक्वेशन दी थी। यहाँ पे दो अननोन्स हैं, एक्स और वाई, तो दो इक्वेशंस भी इन्होंने दी हैं। अच्छा, जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो बड़े मेथड्स होते हैं। एक होता है कि हम सब्स्टिट्यूशन के जरिए से करें, और सेकंड मेथड हमारे पास होता है कि हम एलिमिनेशन वगैरह के जरिए से इसे सॉल्व करें। थर्ड, हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं कि ग्राफ पे दोनों लाइंस को प्लॉट करें और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें और वो उसका सोल्यूशन होगा। तो ये तीन मेथड्स हैं जिसमें से अलजेब्रा के अंदर दो चीजें ज्यादा यूज होती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ना सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि इट इज इक्वेशन 1 और दूसरी वाली को मैं कहता हूँ कि इक्वेशन 2 है। अब मैं इक्वेशन 1 में से एक वैल्यू किसी भी एक वेरिएबल की एक्सट्रैक्ट करता हूँ और उसे मैं कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन 2 में। इसके नीचे तो ठीक है, 1 से अगर एक्सट्रैक्ट करें तो वापस 1 में नहीं पुट करेंगे, फिर दूसरी में पुट करेंगे जो दूसरी वाली है। अच्छा, यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करूं, एक्स की करूं या वाई की करूं? एक्स। एक्स की अगर करेंगे तो फ्रैक्शन आएगी। वाई की वजह। फ्रैक्शन कैसे आएगी, आपने रियलाइज किया इसको? जी सर, क्या कहते हैं, उससे डिवाइड हो जाएगा ना 5 से बिल्कुल 2। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये करता हूँ कि मैं y को दूसरी साइड पे मूव करता हूँ, 5 को यहाँ ले आता हूँ। सो इट मीन्स y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ये हमने y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली और इस तरह की कि हमें फ्रैक्शन ना मिले ताकि सिंप्लीफिकेशन मुश्किल ना हो। अच्छा, अब हम ये पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करने का मतलब सर ये ये है, सब्स्टिट्यूशन है ना? जी ये सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने देखे ना एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर दूसरी में सब्स्टिट्यूट की है। और सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में जहां y आया था, आप देख सकते हैं मैंने वहां पे y नहीं लिखा, एक ब्लैंक ब्रैकेट बना दी है। और उस ब्लैंक ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, वाई की वैल्यू। 2x माइनस 5। सो इट इज इक्वल टू 7x प्लस 4x माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखें x वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 11x, 10 को वहां मूव कर दें, 1 प्लस 10, सो इट इज इक्वल टू 11x वन। इज इक्वल टू 11। सो x का आंसर यहाँ से 1 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू आप इसी इक्वेशन में रिटर्न कर दें तो आपके पास y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 5 है ना। तो -3। x की, हाँ, तो y की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। सो एज सिंपल एज दिस, ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो जाते हैं। बस आप अकलमंदी थोड़ी सी हमें ये करनी होती है कि हम ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें या ऐसी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें जिसमें सिंप्लीफिकेशन कम हो जाए। सही। ठीक है, चलिए ये पार्ट बी हो गया। इसके बाद पार्ट सी में कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई दिस। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब सॉल्व करना नहीं होता। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि आप मैक्सिमम फैक्टर्स बना लें, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हो सकती हैं उनको कैंसिल आउट करें और सिंप्लीफाइड आंसर बताएं। तो न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं कि m हम एज अ कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, तो m+3 विल बिकम द जी अदर फैक्टर। डिनोमिनेटर में तीन टर्म्स लिखी हुई हैं, यहाँ पर हम मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग के लिए मैं जो तरीका यूज करता हूँ वो ये कि आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक आंसर आएगा। अब आप दो फैक्टर्स तलाश करें जिन्हें मल्टीप्लाई करके -6 आ जाए और इन्हें ऐड करके मिडल टर्म का कोफिशिएंट 5 आ जाए। सर, ये एक बार वापस रिपीट कर दें। देखें, आपने क्या किया, यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लिया और कांस्टेंट को लिया और इन्हें आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी। अब इसके बाद आपको ये करना है कि ऐसे दो फैक्टर्स तलाश करने हैं, नंबर्स तलाश करने हैं
जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आए मल्टीप्लाई करने से, लेकिन जब हम उन्हें ऐड करें तो हमें ये जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट है ना, ये मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखें मैं दो नंबर्स जो ले रहा हूं ना, वो मैं ले रहा हूँ 6 एंड -1। मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा? -6 आएगा। -6 तो सही, हाँ, और प्लस जब हम इन्हें, करेंगे तो 5 आ हाँ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आप फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे, आप लास्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे। 5m की जगह आप दो चीजें लिखेंगे, एक आप लिखेंगे +6m और लिखेंगे -1m, जो कि सिंपल -m लिखा जाएगा। So 5m got broken into two parts which are 6m and -m, and again ये सिंप्लीफाई होके 5m ही देंगे, क्योंकि 6m में से अगर हम -m कर दें तो आंसर 5m में आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, अब लेकिन इसका फायदा क्या होगा, अब आपके पास चार टर्म्स बनी हुई नजर आ रही है ना डिनोमिनेटर में, तो आप पहली दो में से कॉमन लें तो आपके पास 2m कॉमन आ जाएगा, m बचेगा +3 बचेगा। ये क्लियर है? जी। ओके, नेक्स्ट टू में से -1 कॉमन आ जाएगा, m+3। एम बचेगा बस, जी सही। अब आप दोबारा से m+3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में भी है सेकंड में भी है। फर्स्ट में 2m बचेगा और और सेकंड में -1 बचेगा, तो m टाइम्स m+3 ये हो गया। अब देखें m+3 will get cancelled by the m+3 of the denominator, and the most simplified form of this expression will be m divided by 2m-1। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जी। ओके, नेक्स्ट, अब ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ a। दो चीजें हैं, एक b है और एक क्यूब ऑफ a है, यानी a क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि b इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम वन b अपॉन बनाते हैं, हाँ, और a क्यूब को 1/a क्यूब लिखते हैं। दिस शोज द इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब मुझे आइडिया हो गया कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का आइडिया है। अच्छा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? इक्वेशन। इक्वेशन में। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह इक्वालिटी का साइन लिख दिया। बस आपको करना ये है कि राइट हैंड साइड को आपको किसी कांस्टेंट के जी। से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास इक्वेशन बन गई b इज इक्वल टू k टाइम्स a क्यूब। अब इस k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन दैट b इज इक्वल टू 4 व्हेन a इज इक्वल टू 2। इस इंफॉर्मेशन को अब हम यूज करते हैं। हम ये करते हैं कि b की जगह 4 लिख देते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 2 तो a की जगह 2 लिख देते हैं, और a पे क्यूब अप्लाई हो रहा था, इस 2 पे भी क्यूब अप्लाई होगा। सो इट विल बिकम k टाइम्स 8, एंड 8 को अगर आप दूसरी साइड पे मूव करेंगे, सो इट विल डिवाइड 4 ऑन द अदर साइड, एंड द वैल्यू ऑफ k विल बी 1/2। अच्छा, ये जो 1/2 की वैल्यू आपके पास आई है, ये अब आप इस इक्वेशन में प्लेस कर दें, तो आपके पास इक्वेशन की जो न्यू फॉर्म बनेगी वो होगी b इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स a क्यूब। अब इक्वेशन बनाने के बाद आपको एक काम और करना है। वो क्या करना है, वो कह रहे हैं कि फाइंड b, you have to find the value of b when a is replaced as 5। ओके, तो b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे a को क्या रिप्लेस करके, 5। so 5 cube will be equal to 125 and divided by 2 will become 62.5। ये b का आंसर है। क्लियर सो फार? जी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने 3 क्वेश्चंस किए।